नमस्ते। मेरा नाम हर्ष है। पिछले हफ्ते मेरे मित्र श्री आशीष गुप्ता जी ने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करी, जिसमें उन्होंने आदिलाबाद के गुरुजी रविंद्र शर्मा का संदर्भ लेते हुए सौंदर्य दृष्टि और सौंदर्य दृष्टि की जो महत्ता है उस पर अपनी बात रखी। अरुण के कहने पर, अरुण का सुझाव था कि इस टॉपिक पर, सौंदर्य दृष्टि पर मुझे भी कुछ बात रखना चाहिए। तो उनके कहने पर मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये विचार अभी अधकचरे से हैं, बिखरे हुए से हैं, या इनको एक सूत्र में अभी ठीक से डाला नहीं है मैंने। लेकिन फिर भी इस प्रोसेस में शायद कुछ इस और बात बढ़े आगे, शायद आपको भी इसमें से कुछ बात जोड़ने का मौका मिले, कुछ कुछ उसकी उपलब्धि आपको लगे। तो इस आशय के साथ अपनी बात कुछ आपके समक्ष रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। अम, पिछले 2-3 वर्षों से मेरा ये विश्वास बना है, एक तरह की ज़िद बनी है, हठ हुई है कि हमको अपनी बात, भारत की बात यूरोप की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए, अपनी दृष्टि से करनी चाहिए। लेकिन वो कैसे करें कुछ पता नहीं है उसका, क्योंकि हमारा जितना भी पठन लेखन विमर्श रहा है वो यूरोप के लिटरेचर के अधीन ही रहा है मोस्टली। तो ये एक मुश्किल काम बन जाता है। लेकिन इस जिद में, इस हट में ये बात मैं रख रहा हूँ, शायद इससे कुछ बात आगे बढ़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझाता हूँ। मेरा परिचय गुरुजी रविंद्र शर्मा से करीब 2008 से है, जब पहली बार मैं आदिलाबाद गया था। उनके पास रहा था कुछ महीने, और फिर तब से उनके पास लगातार आना जाना लगा रहा। 2012 या 13 की बात है शायद। मैं और मेरे मित्र कंवरजीत नागी, मुझसे सीनियर हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, गोवा में रहते थे उस समय, सावंतवाड़ी में, गोवा के पास। हम लोग आदिलाबाद में गुरुजी से मिलकर लौट रहे थे और ट्रेन में बात कर रहे थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी बात का सार क्या है, क्या बात अच्छी है। तो उसमें बातों बातों में कंवरजीत ने इस बात पे ध्यान दिलाया कि गुरुजी का जो डिस्क्रिप्शन है गांव का, उनका जो विवरण है, जितना भी विवरण है, उसके उसकी गर्भ में सौंदर्य दृष्टि है, एस्थेटिक सेंस। गुरुजी समाज की गर्भ में एस्थेटिक सेंस रखते हैं, ऐसा कंवरजीत और मुझे लगा। और इससे हम थ्रिल हो गए। वो थ्रिल इसलिए हुए क्योंकि अब तक हमारा जो समाज को देखने की दृष्टि थी, अ, जिसको आधुनिक दृष्टि हम कह सकते हैं, उसमें समाज की गर्भ में हम आर्थिक संबंधों को रखते हैं। हम मानते हैं आधुनिक दृष्टि में कि आर्थिक संबंध से समाज बनता है। यहाँ गुरुजी रविंद्र शर्मा सौंदर्य दृष्टि को रख रहे हैं, एस्थेटिक सेंस को रख रहे हैं समाज की निर्मिति के गर्भ में। ये बात मुझे बहुत थ्रिलिंग लगी। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या हो, है ना? गुरुजी पे हमारी आस्था है, श्रद्धा है बहुत, इसलिए हमने उनकी इस बात को सीरियसली लिया। लेकिन समाज के गर्भ में सौंदर्य दृष्टि को रखने का जस्टिफिकेशन क्या होगा, ये एक सवाल बनता है हमारे लिए। इसके रिपरकशन क्या होंगे? अगर समाज के गर्भ में सौंदर्य दृष्टि है, तो इसका रिपरकशन ये होगा कि एक फलता फूलते समाज में हर परिवार एक सुंदर जीवन जिएगा। और जो मित्र हमारे गुरुजी की बातों से वाकिफ़ हैं,
वो इस बात को अटेस्ट करेंगे कि गुरुजी के विवरण में जो समाज है, गुरुजी के विवरण में जो गांव है, उसमें एक सुंदर जीवन शैली का विवरण आता है। और जैसे आशीष भाई ने पिछली वीडियो में बताया भी, कुछ इंगित भी किए, ये सुंदरता कैसी दिखती है अलग अलग आयामों में। ये इस बात का रिपरकशन है कि समाज के गर्भ में सौंदर्य दृष्टि है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या है? ये एक शायद महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे ये लगता है इस संदर्भ में कि समाज जो बनता है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? अगर लोग इसलिए इकट्ठा होते हैं कि साथ मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें, साथ मिलकर आहार की सुरक्षा कर सकें, तो ये मिलना जुलना तो जानवरों का भी होता है। जानवरों का जो झुंड होता है वो भी इसलिए ही खड़ा होता है कि एक साथ जानवर अपनी सुरक्षा बेहतर कर सकता है, एक साथ अपने आहार की सुरक्षा बेहतर कर सकता है। तो आदमी का एक साथ आना, उसका कारण ये तो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर आदमी और जानवर में कुछ मौलिक भेद नहीं हुआ। तो आदमी का एक साथ आने का क्या जस्टिफिकेशन है? उससे मुझे ये लगता है कि आदमी एक साथ आता है, एक दूसरे की कंपनी को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि साथ आने में धर्म अधर्म पर चिंतन, धर्म अधर्म पर सामूहिक विमर्श, ये खड़ा होने की संभावना बनती है। धर्म अधर्म पर चिंतन जानवरों का डोमेन नहीं है, ये केवल आदमी का डोमेन है। और इसीलिए ही आदमी साथ में आता है कि एक साथ आकर किसी धर्म संकट पर चिंतन करे, उस धर्म संकट में धर्म को आइडेंटिफाई करे, और फिर एक साथ मिलकर धर्म स्थापना के लिए क्या करना है, उसका एक कलेक्टिव एक्शन तैयार हो। ये मेरे विचार में समाज का मैंडेट है। लेकिन धर्म अधर्म पर जो चिंतन है वो आसान चिंतन नहीं है, उसमें इमर्जन जरूरी है। बिना इमर्स हुए धर्म संकट में ये बहुत मुश्किल होता है कि हम धर्म अधर्म को अलग कर पाए। और यहाँ मुझे लगता है कला का रोल है। एक कला, एक सुंदर कलाकृति क्या करती है? पहला काम वो ये करती है कि हमारा जो चंचल मन है, जो इधर से उधर भटक रहा है, मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। सुंदरता का मतलब यही है। सुंदरता का मतलब है यह है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। तो हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है, वो किसी सुंदर वस्तु को देखते ही आकर्षित होता है उसकी तरफ। ये पहला काम है। फिर ये जो मन का ध्यान गया है, उसको बांध के रखना ताकि इधर उधर भटके नहीं, ये भी सौंदर्य का एक दूसरा सेकंड स्टेप है। एक सुंदर चीज ना केवल अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है, बल्कि आपके ध्यान को बांध कर रखती है उस चीज पर। जब ऐसा हो पाता है तो हम उस चीज पर इमर्जन संभव होता है, उस चीज को गहराई से हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। It's 19 hours. ऐसे में हम धर्म अधर्म के मुद्दे में डीप जाते हैं। तो अगर सौंदर्य दृष्टि समाज की गर्भ में है, मेरे विचार में उसका जस्टिफिकेशन यही है कि ताकि समाज धर्म अधर्म पर गहन चिंतन कर सके, ताकि समाज का ध्यान जो रोजमर्रा की यूटिलिटेरियन चिंताएं हैं, खाने की चिंता, रहने की चिंता, कपड़ों की चिंता, इन चिंताओं से ऊपर उठकर धर्म अधर्म की चिंता में लग सके, ये ही जस्टिफिकेशन है समाज में कला का,
यही काम है कला का। कला का काम मनोरंजन, एंटरटेनमेंट नहीं है। ये तो आज हमारी दुर्गति हो गई है कि हम एंटरटेन होने के लिए कला से एंगेज करते हैं। ये उसका काम नहीं है। उसका काम है इमर्स करना किसी धर्म अधर्म के मुद्दे पर। तो गुरुजी रविंद्र शर्मा समाज की गर्भ में सौंदर्य दृष्टि को रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में कला की प्रधानता है, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे इस बात का विश्वास है। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ। मेरे विचार से हिंदुस्तान कृषि प्रधान सभ्यता नहीं है, जैसा पंडित नेहरू ने कहा। मेरे विचार से हिंदुस्तान उद्योग प्रधान सभ्यता भी नहीं है। हिंदुस्तान कला प्रधान सभ्यता है। हमारे यहाँ कला की प्रधानता है। कला के स्प्रेड से व्यवस्थाएं निर्मित हुई हैं। कला के स्प्रेड के लिए व्यवस्थाएं निर्मित हुई हैं। क्यों? क्योंकि कला से एंगेज करके समाज खड़ा हुआ है, ऐसा मेरा मत है। जैसे आशीष जी ने अपने रिकॉर्डिंग में इंगित भी किया कि हमारे यहाँ अनेकों कलाकार जातियाँ रही हैं। वो जातियाँ जो कला का प्रदर्शन करती हैं, अलग अलग तरह की कलाएं, पट्टचित्र हो, ड्रामा हो, संगीत हो, अलग अलग तरह के करतब हो, कथावाचन हो, अलग अलग तरह का म्यूजिक हो, वाद्य हो। इन अलग अलग कलाओं का पोषण करने वाली जातियां रही हैं, जिन्होंने घूम घूम कर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव घूम घूम कर अपना कला का प्रदर्शन किया है। और इन सभी कलाओं के प्रदर्शन में जो कॉमन चीज़ है वो है गांव में धर्म अधर्म पर एक विमर्श खड़ा करना। गांव के लोग अपने रोजमर्रा की यूटिलिटेरियन चिंताओं से ऊपर उठकर किसी धर्म अधर्म के मुद्दे पर एक साथ चिंतन करें और उस चिंतन से कुछ कलेक्टिव एक्शन निकले। ये इन कलाकार जातियों का कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान के समाज में। मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 100 150 सालों में हिंदुस्तान का आर्थिक पतन तो हुआ ही है। हिंदुस्तान अथाह गुर्बत में फंसा है और एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है और इस पर बहुत विचार विमर्श हो चुका है ना। इसके कारण क्या थे, है ना, इससे कैसे उबरा जाए, इस पे बहुत विमर्श हुआ है इस त्रासदी पर। लेकिन हिंदुस्तान की कारीगरी का जो ह्रास है, उससे बड़ी त्रासदी है हिंदुस्तान में कलाकार जातियों का ह्रास। हमारी कलाकार जातियां भी गिर गई, वो भीख मांगने पे आ गए, वो विस्थापित हो गए अपनी कलाओं से, वो विस्थापित हो गई अपने आजीविका के स्रोत से। ये बहुत बड़ी त्रासदी रही है और इस पे ठीक से अप्रिसिएशन नहीं हुआ है, इस पे ठीक से विचार विमर्श नहीं हुआ है, इसका कोई नैरेटिव नहीं बना है। इनके ह्रास से क्या हुआ है कि हमारे समाज में धर्म अधर्म की चिंता छूट गई है। धर्म अधर्म की चिंता अब कुछ एलिट्स करते हैं। आम समाज तो बिजी हो गया है अपनी यूटिलिटेरियन चिंता में। उसी में ही वो अपना बौद्धिक, अपना आत्मिक, अपना मानसिक बल लगा रहा है, क्योंकि इनका ह्रास हो गया है। तो अ, हम नवज्योति सर जो मेरे टीचर थे, उनका ऐसा अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान में शायद एक तिहाई पॉपुलेशन कलाकारों की रही है। और जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको वो कल्चर इकोनॉमी कहते थे, कि ये कल्चर इकोनॉमी रही है हमारे यहाँ। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं, अग्रेरियन इकोनॉमी नहीं, कल्चर इकोनॉमी। कल्चर कल्चर प्रोडक्शन
के अराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी फली फूली है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए खेती बाड़ी है और उद्योग है, वो सब है। लेकिन जो सेंट्रल चीज़ है वो है कल्चर प्रोडक्शन। कुछ सालों पहले अ, हमारा जाना एक गांव में हुआ, रघुराजपुर, उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है ये गांव। अब तो ये गांव बहुत फेमस हो गया है, इसमें काफ़ी करप्शन सा आ गया है। करप्शन से मेरा मतलब है मॉरल करप्शन आ गया है। लेकिन जिस ज़माने में हम गए थे और उससे पहले भी, ये गांव देखने लायक गांव था। इस गांव में हर परिवार में पेंटिंग हो रही होती थी, पटचित्र बन रहे होते थे। और पूरी गांव की इकोनॉमी, बल्कि उस गांव की नहीं, आसपास के गांव की इकोनॉमी इन पटचित्रों के प्रोडक्शन से चलती थी। खेती बाड़ी भी थी गांवों में, लेकिन मैं मानता हूँ वो सपोर्टिव ऑक्यूपेशन था। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो इन पटचित्रों का प्रोडक्शन था। और इस गांव की जो पुरानी जजमानी थी वो जगन्नाथपुरी मंदिर से बंधी हुई थी। ये लोग पारंपरिक रूप में मंदिर के लिए पटचित्र बनाते थे, और इसकी एवज में मंदिर इनका ख्याल रखता था, और इनकी अच्छी शोभा उस इलाके में थी। अब थोड़ा करप्शन आ गया है, अब ये लोग इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपने चित्र बनाते हैं। एक एक चित्र बनाने में कई कई परिवार लगते हैं। एक एक चित्र एक एक साल में एक चित्र बना पाते हैं, और फिर उसका अच्छा एक इंटरनेशनल मार्केट है जिससे कई परिवार सस्टेन होते हैं। लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए इस गांव को, और इस गांव को देखकर एक इमेजिन करना चाहिए कि एक कल्चर इकोनॉमी का स्वरूप क्या होता होगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो गुरुजी रविंद्र शर्मा का गांव का विवरण है, उसको अगर हम ठीक से देखें तो उसमें जातियों के आपसी संबंध मिलते हैं। और उसमें कई आयाम हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग आयाम ये है कि एक जाति का जो भी प्रोडक्शन है, जो भी वो बना रही है, उसका जो वेस्ट है वो दूसरी जाति पचा रही है। देखिए, एक सुंदर गांव क्या होता है? एक सुंदर गांव वो होता है जहाँ कोई वेस्ट ना हो, कूड़ा करकट ना हो। हमारे जो गांव आज बदसूरत हो गए हैं वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो गांव अपना वेस्ट पचा नहीं पाते हैं। तो एक तो आधुनिक कल्पना है वेस्ट को पचाने की, वो ये है कि वेस्ट को अच्छी तरह से कलेक्ट किया जाए, उसको अच्छे से पैकेज किया जाए, और फिर उसको अच्छे से कहीं भेज दिया जाए। या तो नदी में बहा दिया जाए या ट्रक में डालकर कहीं दूर भेज दिया जाए, जिससे हमारा वातावरण सुंदर और स्वच्छ हो। एक दूसरा तरीका है गाँव को सुंदर बनाने का, वो ये है कि जो भी वेस्ट बन रहा है उसको गाँव ही पचा ले। ये कैसे होता है? ये पारंपरिक व्यवस्था में ऐसे होता है कि एक जाति का वेस्ट दूसरी जाति का रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में आता है। उस जाति का वेस्ट फिर किसी तीसरी जाति के रॉ मटेरियल के उपयोग में आता है। तो जातियों में आपसी एक कॉम्प्लेक्स संबंध बनते हैं, जहाँ एक का वेस्ट दूसरी तीसरी चौथी जाति पचा लेती है, उनका वेस्ट फिर और जातियाँ पचा लेती हैं, और कुल मिला के जो वेस्ट पैदा होता है गांव में वो थोड़ा होता है, और उसको स्थानीय पर्यावरण पचा लेता है। तो एक सुंदर गांव वो होता है जहां कूड़ा करकट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जातियों के संबंधों ने एक दूसरे का वेस्ट पचा लिया है। ये जो बात है, हमारे जो जाति को लेकर जो विमर्श है हिंदुस्तान में, उसमें इस बात को देखा ही नहीं गया है। इस बात को जाने अनजाने इग्नोर कर दिया गया है कि जातियों के आपसी अंतर संबंध में के कारण गांव में वेस्ट प्रोडक्शन नहीं है, वेस्ट को पचा लेता है अपना गांव, जिसके कारण सुंदर और स्वच्छ गांव बनता है।
अभी हमारी जो कल्पना गाँव की आती है वो तो गंदे गाँव की आती है, और मैं मानता हूँ उसका कारण ये है कि हमारे ये जातिगत संबंध टूट गए, जिससे गाँव में जो थोड़ा प्रोडक्शन हो भी रहा है, उस प्रोडक्शन का वेस्ट खप नहीं रहा है, बचाने का कोई तरीका नहीं है। ये भी एक बात ध्यान देने की है। तो अभी तो इतना ही मुझे ध्यान आ रहा है ना? अपनी बात को समेटते हुए, गुरुजी रविंद्र शर्मा समाज के डिस्क्रिप्शन में जब करते थे, तो उसके गर्भ में सौंदर्य दृष्टि रखते थे, एस्थेटिक सेंस। और उनकी बातों में इस एस्थेटिक सेंस के रिपरकशंस दिखते हैं। और उसका जस्टिफिकेशन जो है, जैसे मैंने यहाँ आपके सामने रखा, वो ये है कि एक अ, समाज के गर्भ में धर्म अधर्म पर चिंतन करना, ये उसकी मूल एक्टिविटी है, और उसके लिए कला है। तो इस तरह से समाज के गर्भ में कला कला प्रदर्शन उसका सेंट्रल एक्टिविटी है। धन्यवाद।